बात आगे बढ़ाता हूं। एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर में पहला फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन कर रहा है, मैंने लिया लाइट। ठीक है, लाइट को हमें 3 पॉइंट के थ्रू समझना है। तीनों पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं जो है पैरेलली फॉर द फोटोसिंथेसिस, बट स्टिल लाइट इंटेंसिटी, लाइट क्वालिटी और ड्यूरेशन ऑफ लाइट। थोड़ा सुनिएगा। लाइट कैन बी स्टडीड with reference to light intensity, light quality and duration of light, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, लाइट की क्वालिटी फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, उतना जरूरी नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ लाइट फिर भी थोड़ा बहुत तो जरूरी है। नीड और अटेंशन, यहां पर मैंने बात रखा, ध्यान दीजिएगा। एट लो लाइट इंटेंसिटी, एट लो लाइट इंटेंसिटी, at low light intensity there is parallel relation between incident light and CO2 fixation। लाइट इंटेंसिटी लो है, CO2 का फिक्सेशन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट अवेलेबल है क्लोरोप्लास्ट को, चलता रहेगा आराम से। थोड़ा सुनिएगा, मैंने यहां पर बोला एट हाई लाइट इंटेंसिटी, एट हाई लाइट इंटेंसिटी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस increases up to certain level, ठीक है। हाईलाइट इंटेंसिटी पर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन इंक्रीज होगा। बाकी फैक्टर अगर नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट है, लेकिन अप टू सर्टेन लेवल, ठीक है। एंड आफ्टर increase in light intensity causes solarization, destruction of leaf etc। लो लाइट इंटेंसिटी पर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जितना भी इंसिडेंट लाइट है उसमें पैरेलल चलता रहेगा। इस लाइन का उतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूं। जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ाया वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन मींस फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा। लेकिन जब जो है हाई लाइट इंटेंसिटी पहुंच गया है, उसके बियॉन्ड लाइट इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गया है, उसके बियॉन्ड अगर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ तो वो इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी सोलराइजेशन को जो है प्रोसेस के थ्रू लीफ को, क्लोरोप्लास्ट को और जो है एंजाइम एक्सेट्रा को डिस्ट्रॉय करने लगेगा। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा। मैंने बोला यहां पर लाइट सैचुरेट्स at 10% of full sunlight, मतलब 10% सनलाइट पर लाइट सैचुरेट हो जाता है, उसके बियॉन्ड अगर गए तो जो है सोलराइजेशन प्रोसेस के थ्रू डिस्ट्रक्शन होने लगेगा। ठीक है, तो सुनिएगा, लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है जनरली किसी भी प्लांट के लिए, बट है दो कंडीशन में, दो जगह पर लाइट लिमिटिंग फैक्टर के जैसा काम करेगा। प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के रेट को कंट्रोल करेगा
क्लाउडी कंडीशन में, जब क्लाउड है तब जो है लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर के जैसा काम करेगा, और शेड प्लांट सीओफाइट्स के लिए या डेंस फॉरेस्ट में जो प्लांट ग्रो हो रहे हैं वहां पर लाइट लिमिटिंग फैक्टर के जैसा काम करेगा। मेंशन करते हैं, बात आगे ले चल रहा हूं मैं, सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सन प्लांट्स जिसको हम हेलियोफाइट्स बोलते हैं, ग्रो इन हाई लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। तो सुनिएगा, लाइट generally does not act as limiting factor, but in cloudy condition and in dense forest for shade plants, that is COPhytes, light becomes limiting factor। ठीक है, सीओफाइट्स या शेड प्लांट जो है लो लाइट इंटेंसिटी ही मिलेगी, क्योंकि शेड प्लांट मतलब बड़े प्लांट के कैनोपी के नीचे ग्रो हो रहे हैं, बड़े प्लांट ने जितना एरिया कवर किया, सो ये इनको उतना जो है लाइट इंटेंसिटी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया जो है लाइट इंटेंसिटी। लो लाइट इंटेंसिटी पर रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन नॉर्मल रहेगा, जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बढ़ेगा। बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट एक टाइम आएगा जब लाइट इंटेंसिटी अगर इंक्रीज हुआ तो वो डिस्ट्रक्शन करना चालू कर देगा। बात क्लियर है? 10% ऑफ फुल सनलाइट में लाइट सैचुरेट हो जाता है, लाइट इंटेंसिटी का सैचुरेशन 10% ऑफ टोटल या फुल सनलाइट। बात यहां पर लिया मैंने। दूसरा, लाइट क्वालिटी बताइए, आप ही बताइए। लाइट क्वालिटी को लेके जो है फोटोसिंथेसिस चैप्टर के सेकंड थर्ड वीडियो लेक्चर में बहुत सारी बातें हुई हैं। बताइए कौन सी क्वालिटी का लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है? क्या मैं बोलूं? पार 400 to 700 range of visible light involved in photosynthesis। तो अगर ये लाइट नहीं मिला, इसी रेंज का लाइट चाहिए, तो कंट्रोल हो रहा है विजुअल रेंज के थ्रू। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइट, और उसमें भी रेड लाइट एंड ब्लू लाइट। रेड लाइट और ब्लू लाइट में होगा क्या, जल्दी से बता दीजिए? हाई फोटोसिंथेसिस। और ग्रीन लाइट में जनरली नो फोटोसिंथेसिस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में कौन सी क्वालिटी ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, पार विजिबल रेंज वाला लाइट, और उसमें भी ब्लू और रेड लाइट, ग्रीन लाइट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, बात आगे ले चल रहा हूं, सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ज्यादा जरूरी नहीं है ये वाला टॉपिक फोटोसिंथेसिस के लिए। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, देयर इज नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट, बट लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, सो मेंशन कर देते हैं हैज नो मेजर रोल इन फोटोसिंथेसिस। बट स्टिल जितना टाइम तक लाइट मिलेगा उतना टाइम तक फोटोसिंथेसिस होगा। ऐसा भी ज्यादा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि लाइट के बाद डार्क जो है फ्लैशिंग लाइट इफेक्ट में बताया गया है कि लाइट और डार्क जब अल्टरनेट मिलता है तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता है। ये ड्यूरेशन ऑफ लाइट आएगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, एक टॉपिक फोटो जो है
फोटो पीरियोडिज्म आएगा। फ्लावरिंग के लिए ड्यूरेशन ऑफ लाइफ बहुत मायने रखता है, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर में नेक्स्ट हेडिंग ले रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, मेन लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। इट इज लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। लिमिटिंग फैक्टर अगर लाइट को बोलना है तो स्पेसिफिक लैंग्वेज में हमें क्लाउडी कंडीशन मेंशन करना होगा, हमें सियोफाइट्स या शेड प्लांट मेंशन करना होगा। ये तो ओपनली जो है लिमिटिंग फैक्टर है, तो मेंशन किया कार्बन डाइऑक्साइड इज मेजर, इट मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। सुनिए तो सही, क्यों ऐसा मैंने बोल दिया कि ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस है? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर प्रेजेंट बोल दे क्यों है 0.03% से लेके 0.04% या ppm तक। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। थोड़ा सुनिएगा, दिस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी लेस फॉर फोटोसिंथेसिस। बात समझिएगा, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अप टू 0.05 ppm या परसेंट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। बात मेंशन कर देते हैं, बियॉन्ड 0.05 ppm CO2 may become poison या टॉक्सिक फॉर द प्लांट। सो रिसेंटली बोला जा सकता है, धीरे धीरे जो है डिकेड्स के बाद, 1-2 डिकेड्स के बाद वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई होने वाला है। फिलहाल के लिए 0.03 से लेके 0.04% या ppm पार्ट्स पर मिलियन जो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, इस अमाउंट ऑफ इस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में फोटोसिंथेसिस हाई स्पीड से नहीं होगा। 0.03 से हम बढ़ाते जाएं 0.05 ppm तक कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। इसलिए करंट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना एफिशिएंटली नहीं होने दे रहा है, तो मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। बात आगे ले चल रहा हूं इरेज करके, तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एट लो लाइट इंटेंसिटी, थोड़ा सुनिएगा, neither C3 plants nor C4 plants perform photosynthesis even in optimum कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। लो लाइट इंटेंसिटी है और भर के जितना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड C3 प्लांट को मिल रहा है, भर के जितना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड C4 प्लांट को मिल रहा है, बट लो लाइट इंटेंसिटी में दोनों के दोनों प्लांट नहीं पिकअप करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। बात समझिएगा यहां पर। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात होने वाली है। एट हाई लाइट इंटेंसिटी, थोड़ा सुनिएगा, एट हाई लाइट इंटेंसिटी C4 प्लांट शो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस at
360 ppm या माइक्रो लीटर पर लीटर या 0.036% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। हाई लाइट इंटेंसिटी पर C4 प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा जब उसको एटमॉस्फेयर में 360 पार्ट्स पर मिलियन या माइक्रोलीटर पर लीटर या 0.036% कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मिलेगा। और मैंने बोला C3 plants show photosynthesis। C3 plant show photosynthesis beyond must है beyond 450 ppm या माइक्रोलीटर पर लीटर या जो है 0.045% ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। क्या मैं बोलूं, C3 प्लांट का हाई लाइट इंटेंसिटी पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का डिमांड ज्यादा है, C4 प्लांट का कम डिमांड है। C4 प्लांट के लिए तो जो है पेपकेज काम कर रहा है, इसके लिए तो रुबिस्को काम कर रहा है। बात आगे ले चल रहा हूं ये रेस करके। सो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर, फॉर C4 प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन पॉइंट, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का सैचुरेशन इतना तो होना चाहिए, इट इज जो है 360 ppm, ठीक है। एंड क्या मैं बोलूं, फॉर C3 प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का सैचुरेशन एटमॉस्फेयर में जब तक नहीं होगा बियॉन्ड 450 ppm तब तक C3 प्लांट काम नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो C3 प्लांट के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन श्योरली लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। मेंशन करते हैं यहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड इज लिमिटिंग फैक्टर फॉर C3 प्लांट्स, ठीक है। और एक पॉइंट मैं सर कर दूं यहां पर, क्लीन एटमॉस्फेयर बोल दूं, एकदम मेरे दिमाग में आ रहा है, क्लियर एटमॉस्फेयर में या क्लीन एटमॉस्फेयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट्स एज लिमिटिंग फैक्टर। अच्छा, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड इज लिमिटिंग फैक्टर फॉर C3 प्लांट बट नॉट फॉर C4 प्लांट। C4 प्लांट एटमॉस्फेयर में 360 पार्ट्स पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा, काम पे लग गया और ये 450 ppm से ज्यादा इसका डिमांड है, ठीक है। थोड़ा सुनिएगा, CO2 also acts as limiting factor in क्लियर या क्लीन, आप एटमॉस्फेयर बोल दीजिए या स्काई बोल दीजिए, एटमॉस्फेयर या स्काई, ठीक है। C3 प्लांट का फोटोसिंथेसिस के लिए 450 के बियॉन्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का डिमांड, ये कुछ ग्रीन हाउस क्रॉप्स हैं जैसे टोमेटो और बेल पेपर। तो ग्रीन हाउस क्रॉप्स like tomato and bell pepper, they are grown in carbon dioxide rich atmosphere, so their production their yield get increased। इस कंडीशन को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, ठीक है। सो हमने बोला CO2 फर्टिलाइजेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। तो सुनिएगा, डिफाइन कर रहा हूं इसको ये बोलकर, एज C3 प्लांट्स रिक्वायर हाई CO2 concentration, thus certain greenhouse crops like tomato
टोमेटो एंड बेल पेपर। बेल पेपर एक टाइप का जो है शिमला मिर्च, कैप्सिकम जिसको हम बोलते हैं शिमला मिर्च, कलरफुल शिमला मिर्च, ग्रीन कलर को छोड़ के जो भी अलग अलग कलर के आते हैं ना, येलो कलर मैंने देखा है, रेड कलर के, तो वो शिमला मिर्च की वेराइटी है। टोमेटो एंड बेल पेपर, और ये दोनों C3 प्लांट्स हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस क्रॉप्स लाइक टोमेटो एंड बेल पेपर आर ग्रोन इन CO2 enriched atmosphere for high yield। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा से ज्यादा हम ग्रीन हाउस कंडीशन में प्रोवाइड करेंगे, टोमेटो और बेल पेपर का यील्ड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट डाल रहे हैं। हम टोमेटो और बेल पेपर जो C3 प्लांट है, इनको ग्रीन हाउस कंडीशन में रख के हम कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, इनके लिए प्रोडक्टिविटी अच्छा पाने के लिए, ठीक है। तो ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड। लो लाइट इंटेंसिटी पर कार्बन डाइऑक्साइड को कोई भी भाव नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, चाहे C3 हो चाहे C4 प्लांट हो। लेकिन हाई लाइट इंटेंसिटी जैसे ही अवेलेबल हुआ, C3 प्लांट बोलेगा 450 ppm के बियॉन्ड कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होगा, तब मैं एफिशिएंटली कार्बन फोटोसिंथेसिस करूंगा। C4 प्लांट कम में ही काम कर लेगा, ठीक है। बात आगे ले चल रहा हूं। नेक्स्ट बात कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड एक और पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन वैल्यू। मैंने आपको बताया C3 और C4 के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन वैल्यू वो वैल्यू है जितना वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड का चाहिए ही चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। एक है कार्बन डाइऑक्साइड कंपेंसेशन पॉइंट। कार्बन डाइऑक्साइड कंपेंसेशन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड का जिस पॉइंट पर there is no gaseous exchange between atmosphere and the leaf। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर पे इस वैल्यू पे आ गया, किस वैल्यू पे आ गया कि अब एटमॉस्फेयर और लीफ के बीच में कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्लोरोप्लास्ट फिक्स करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के इस जो कंपनसेशन पॉइंट पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन इक्वल हो जाता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट जीरो हो जाता है प्लांट का। नसल करते हैं और समझाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कंपेंसेशन पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड कंपेंसेशन पॉइंट, तो सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, रिप्रेजेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन at which rate of respiration and rate of photosynthesis become equal and there is no gaseous exchange between leaves and atmosphere, थोड़ा सुनिएगा, released CO2 from respiration taken by photosynthesis। बाहर से CO2 आता तो उसको फिक्स करके ग्लूकोज बनाता, बाहर से CO2 आता, ग्लूकोज बनते जाता, बाहर से CO2 भर भर के आ रहा है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर पे इस पॉइंट पर पहुंच गया है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन की अब लीफ के अंदर जो है गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन से निकला, तो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, उसको क्लोरोप्लास्ट ने लिया और फोटोसिंथेसिस कर रहा है। बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आ ही नहीं रहा है, और बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। जो ग्लूकोज क्लोरोप्लास्ट ने बनाया
फोटोसिंथेसिस के थ्रू उस ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया ने तोड़ा, रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड निकला, इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर यूज किया, क्लोरोप्लास्ट ने बनाया ग्लूकोज, ग्लूकोज गया। तो यहां पर एडिशनल ग्लूकोज कहां बन रहा है? सो क्या मैं बोलूं, यहां पर नेट प्राइमरी प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो सुनिएगा, C3 प्लांट्स के लिए एटमॉस्फेयर में 25 से 100 ppm 25 से 100 ppm वैल्यू पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में पहुंचा। C3 प्लांट बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड लेना बंद कर देगा और C4 प्लांट 0 to 10 ppm 0 to 10 ppm मतलब जो है ये एफिशिएंट है C4 प्लांट, वैसे भी हमने बोला है। सेम गोज विथ लाइट सैचुरेशन, लाइट कंपनसेशन पॉइंट। लाइट कंपनसेशन पॉइंट का मतलब लाइट इंटेंसिटी का वह वैल्यू जिस वैल्यू पर फोटोसिंथेसिस बिकम इक्वल टू द रेस्पिरेशन। तो वहां पर भी जो है लाइट कंपनसेशन पॉइंट ज्यादा टाइम तक अगर जो है मेंटेन रहा, लाइट इंटेंसिटी का वह वैल्यू जिस वैल्यू पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इक्वल हो जाएंगे, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, ज्यादा टाइम तक मेंटेन रहा, तो प्लांट को जो है निगेटिव इफेक्ट झेलना पड़ेगा। लाइट कंपनसेशन पॉइंट का कोई खास जो है जरूरी नहीं है, बट हाँ कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट अगर पहुंच गया है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इस वैल्यू इस पॉइंट पर पहुंच चुका है कि अब लीफ के अंदर आना जाना उसका रुक गया है, तो जो ग्लूकोज बना है वो ग्लूकोज टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ग्लूकोज फिर बनाया गया, तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन रुक जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट जीरो माना जाता है। ये था जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, ले चल रहे हैं बात को आगे, स्टोरी को आगे। नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर थोड़ा देखिएगा, टेम्परेचर को लेके मैं फोटोसिंथेसिस कैसे अफेक्ट हो रहा है बोल रहा हूं यहां पर। यहां पर टेम्परेचर हैज नो डायरेक्ट रूल इन लाइट फेज, या इन लाइट रिएक्शन। ज्यादा लाइट रिएक्शन को नहीं अफेक्ट करेगा, ठीक है, बट क्या मैं बोलूं डार्क साइकिल में, डार्क फेज में जो एंजाइम इन्वॉल्व है, द एंजाइम दे आर टेम्परेचर डिपेंड। सो एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डार्क cycle are temperature dependent फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम टेम्परेचर तो चाहिए ही, लेकिन टेम्परेचर अगर जितना चाहिए उससे ज्यादा गया तो टेम्परेचर, एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन करेगा, बॉन्ड्स एक्सेट्रा को तोड़ने लगेगा। तो यहां पर मेंशन करते हैं, तो सुनिएगा, C3 प्लांट काम करेंगे, C3 प्लांट में एंजाइम्स अच्छे से काम करेंगे 20 to 25 डिग्री सी पर। शायद मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो एक कंपैरेटिव एनालिसिस में टेम्परेचर मेंशन किया था वो 20 to 30 दिया था, 20 to 25 मेन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जो है बात रखूं मैं C4 प्लांट्स का, तो जो है ये 30 to 35 या 30 to 40 मोस्ट ऑफ द प्लेस पर 30 to 40 डिग्री सी। ध्यान दीजिएगा, कुछ लाइकेंस है जो -35 डिग्री सी पर काम करते हैं। थोड़ा सुनिएगा, डेजर्ट प्लांट्स ये 50 to 55 डिग्री सी पर काम करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं बात करूं हॉट स्प्रिंग प्लांट्स के एंजाइम काम कर सकते हैं 70 to 75 डिग्री टेम्परेचर पर। और मैं पॉइंट यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, मोस्ट ऑफ द प्लांट कैन स्टार्ट
photosynthesis can start photosynthesis at 0 to 5 डिग्री सी पर फोटोसिंथेसिस चालू कर सकते हैं। तो C3 प्लांट के एंजाइम के काम करने के लिए इतना रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए, C4 के लिए 30 to 40 एंड ये कुछ और मैंने मेंशन किए। ठीक है, ठीक है, बात आगे ले चल रहा हूं। टेम्परेचर यहां पर हो गया, इरेज कर रहा हूं, बात समझिएगा। वेल एक पॉइंट मिस कर दिया मैंने, गलत कर दिया। लाइकेन जो है 35 पे नहीं -20 डिग्री सी पर काम कर सकते हैं। ये जिम्नोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं जो इवन इनके एंजाइम -35 डिग्री सी पर काम करते हैं। तो टेम्परेचर में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, जो इसके पहले इरेज करने के पहले मैंने लिखा था लाइकेन के लिए -35 नहीं, जिम्नोस्पर्म के लिए है। हमने लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर की बातें कर ली। जल्दी से बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर में। चौथा ज्यादा जरूरी नहीं है, ज्यादा यूजफुल नहीं है, ठीक है। वेल मेंशन कर लेते हैं, वाटर इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, अ लिमिटिंग फैक्टर। बात समझिएगा, बात समझिएगा। दो water is a reactant in light reaction, but it does not affect photosynthesis. It does not affect photosynthesis directly नहीं। फोटोसिंथेसिस में टोटल एब्जॉर्ब्ड वाटर का 1% पार्ट फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। तो सुनिएगा, इन फोटोसिंथेसिस ओनली 1% एब्जॉर्ब्ड वाटर इज यूज्ड। वाटर स्ट्रेस कंडीशन आया जो इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकता है। थोड़ा सुनिएगा, वाटर कैन इनडायरेक्टली अफेक्ट फोटोसिंथेसिस एज वाटर का कंसंट्रेशन कम आया, वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशन cause wilting of leaves, thus decrease in surface area and even closure of stomata। गैसियस एक्सचेंज को जो है इन्फ्लुएंस करेगा। तो वाटर इनडायरेक्टली जो है वाटर कंसंट्रेशन कम मिला, स्ट्रेस्ड कंडीशन आया, तो उस कंडीशन में इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा विल्टिंग ऑफ लीफ का की वजह से, या स्टोमाटा वाटर स्कैर्सिटी कंडीशन में अवेलेबल वाटर का ट्रांसपिरेशन ना हो, स्टोमाटा क्लोज करके रखा जाएगा। तो ये 4 फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर है। कुछ फैक्टर इंटरनल फैक्टर के लैंग्वेज में भी जल्दी से बातें कर लेते हैं, इरेज कर रहा हूं।